ऐसे परेशान होकर नहीं करेंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक ले रहा हूं, मेटलर्जी। ठीक, अ फुल चैप्टर ऑफ मेटलर्जी। एनसीईआरटी में लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, तो बेटा मेटलर्जी यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। ठीक है जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, ये जो प्रोसेस होता है इसको मेटलर्जी बोलते हैं। अब मेटलर्जी में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले कुछ चीजें समझ लो ताकि आपको क्लियर होना शुरू हो जाए। मेटलर्जी में सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट दो तरीके से हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। ईदर दे एग्जिस्ट इन नेटिव स्टेट। नेटिव स्टेट का मतलब जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड की तरह ही पाया जा सकता है, नेटिव स्टेट में पाया जा सकता है। ठीक, इसी तरह से बेटा प्लेटिनम है, इट कैन बी फाउंड इन नेटिव स्टेट। ठीक, तो जो अनरिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं they can be found in native state in this you can say atmosphere or you can say हमारा जो लिथोस्फेयर है कहीं पे भी पाए जाते हैं। ठीक, तो वो नेटिव स्टेट यानी प्योर स्टेट में है ना। और एक होता है कंबाइंड स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में जैसे कि जिनको हम मिनरल्स बोलते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास यहां पे आती है कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स आर रॉ फॉर्म of elements in its combined or native state। चाहे नेटिव स्टेट में हो और चाहे कंबाइंड स्टेट में हो, जो रॉ फॉर्म है, ठीक है, रॉ फॉर्म, ठीक, उसको मिनरल बोलते हैं। देखो बेटा, हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर, अर्थ जो है उसमें हम बांटते हैं एक एटमॉस्फेयर, गैसियस एनवेलप। ठीक, एक हमारे पास क्या होता है हाइड्रोस्फेयर यानी वाटर बॉडीज, एक लिथोस्फेयर यानी जो सॉलिड क्रस्ट। तो इन सभी से हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे नोबल गैसेस को अगर हम निकालते हैं तो हम अपने एटमॉस्फेयर से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए नोबल गैसेस को बोलते भी एरोजन्स हैं, इसीलिए तो एरोजन्स बोलते हैं क्योंकि वो कहां पाए जाते हैं, हमारे यू कैन से एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं एरोजन्स। ठीक है जी। और वहीं पर प्यारे बच्चों जो हमारे पास हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर में बहुत सारे नॉन मेटल्स हमें मिलते हैं, जैसे हलाइड्स वगैरह सारे उससे मिलते हैं हाइड्रोस्फेयर से, और कुछ मेटल्स भी मिल जाते हैं, सोडियम एटसेट्रा वो भी मिल जाते हैं वहां पर। लेकिन ज्यादातर मेटल आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ठीक, लिथोस्फेयर में पाए जाते हैं और उसमें वो मिनरल्स की तौर पे पाए जाते हैं बेटा। अब सभी मिनरल से हम मेटल को नहीं निकाल सकते या एलिमेंट को नहीं निकाल सकते। हमारे पास अगली बात आती है ओर। ओर क्या होते हैं बेटा? ओर आर द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड आउट बेनिफिशियली एंड इकोनॉमिकली। क्या बोला? ओर्स आर द मिनरल्स फ्रॉम विच elements can be extracted beneficially and economically बेटे, all ores are minerals। जितने भी ओर होते हैं, all ores are minerals, but all minerals are not ores। ठीक है जी, all ores are minerals but all minerals are not ores। देखो बेटा मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो, ओर जो है वो मिनरल है जहां से हम मेटल को या एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली और बेनिफिशियली। पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि 2 रुपए की चीज निकालने के लिए 15 रुपए का खर्चा हो जाए, तो वो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो कुछ मिनरल ऐसे होते हैं जिनसे एलिमेंट को निकालना इकोनॉमिकल नहीं होता, ठीक, इसलिए हम उनको ओर नहीं कहते हैं बेटा। समझ में आई बात? ओर सिर्फ वही मिनरल है जहां से मेटल को इकोनॉमिकली बाहर निकाल सके। ठीक है बेटा। जैसे देखो बेटा, जब अल्युमिनियम डिस्कवर हुआ ना पुत्र,
तो अल्युमिनियम जो डिस्कवर हुआ उसको वंडर मेटल बोला गया। ठीक, क्यों? एक तो लाइट इन वेट, वेरी कंडक्टिंग और ड्यूरेबल भी बहुत, यानी बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज थी इसमें। तो मेटल इसका बहुत यूज था। बट प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय अल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेटे हमारे पास कोई ऐसा मेथड डेवलप नहीं था। इसलिए दो अल्युमिनियम जो था वो बहुत ज्यादा पाया जाता था इंडिया बॉक्साइट में। ठीक, फर्स्ट नंबर पे है बॉक्साइट इज अल्युमिनियम का ओर। ठीक, बॉक्साइट की प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है बेटा, इतना ज्यादा अल्युमिनियम का ऑक्साइड यहां पे पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है। पर पहले अल्युमिनियम के डिपॉजिट बहुत थे, लेकिन उसका जो प्राइस था अल्युमिनियम का वो प्लेटिनम से ज्यादा था। इट वॉज मोर देन प्लेटिनम। ठीक, क्यों? इसके यूज बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम यह थी कि बहुत इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना वॉज वेरी डिफिकल्ट। हमारे पास कोई ऐसे प्रोसीजर नहीं थे उस समय कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, तो इसलिए वो बहुत महंगा होता था। धीरे धीरे हमने वो प्रोसीजर डेवलप कर दिए, तो आज अल्युमिनियम आपको पता बहुत सस्ता है। ठीक, एक समय बहुत महंगा था क्योंकि आज हमें प्रोसीजर पता है। ठीक है बच्चे, तो ये जो ओर्स होते हैं वो वैसे ही मिनरल्स हैं जिससे हम इकोनॉमिकली एलिमेंट को बाहर निकाल सके। ठीक है, अब बेटा ओर में अलोंग विद दैट ऑफ एलिमेंट के कंपाउंड के साथ साथ कुछ अर्दी इंप्यूरिटीज भी पाई जाती हैं। भैया धरती से निकालोगे अर्दी इंप्यूरिटीज होंगी ना, तो उस अर्दी इंप्यूरिटी को लोग GaNgUe बोल देते हैं। ठीक है यार, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा, क्यों? इसकी प्रोनाउंसिएशन की ना ऐसी की तैसी कर रखी लोगों ने। कोई इसको गैंग बोलता है, कोई इसको गांज बोलता है, ठीक, कोई कोई गैंग्यू बोलता है, व्हाटएवर। मेरे लिए मैट्रिक्स है, मेरे लिए क्या है? मैट्रिक्स। सौखा सिस्टम है ना भाई, यहां तो बोल दो गैंग्यू या मैट्रिक्स। ठीक, ये क्या होता है? ये अर्दी इंप्योरिटीज alongside the ओर के साथ जो अर्दी इंप्योरिटी पाई जाती है बेटा, मिट्टी विट्टी एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? गैंग्यू बोलते हैं या मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा जी। ठीक, सबसे पहला काम तो इसी को हटाना होता है बेटा हमारे पास। ठीक, अब ये जो प्रोसेस है ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट या मेटल फ्रॉम दैट ऑफ ओर, इसी को मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक, तो मेटलर्जी जो है दैट इज द प्रोसेसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट फ्रॉम द ओर। तो मेटलर्जी में कुछ प्रोसेसेस हम यूज करते हैं। ठीक, देखो बेटा इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है क्रशिंग, जिसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन यानी क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, ये पहला प्रोसेस इसके अंदर होता है, ऑफ एन ओर। ठीक है, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, पल्वराइजेशन। ठीक है जी, ये इसलिए किया जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर हम क्रश कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आपको पता है सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, तो रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे। तो पहला काम होता है पल्वराइजेशन। ठीक, उसके बाद दूसरा काम होता है जिसको बोलते हैं ओर कंसंट्रेशन। बेटा इसको ओर बेनिफिकेशन भी बोल देते हैं, और इसको बेटा ओर ड्रेसिंग भी बोल देते हैं। ओर ड्रेसिंग है ना, पार्टी पे जाने से पहले ड्रेस हो रहा होगा। ठीक है जी, मतलब उसको थोड़ा सुंदर बना देंगे, मतलब उसकी इंप्यूरिटीज थोड़ी कम कर देंगे, अर्धी इंप्यूरिटीज को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास ओर कंसंट्रेशन हम करते हैं या ओर ड्रेसिंग हम करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगला प्रोसेस हमारे पास यहां पे आता है जिसको हम बोलते हैं कि और कंसंट्रेशन के बाद और ड्रेस करने के बाद अब हम इसको चेंजिंग इनटू ऑक्साइड करेंगे। ठीक, चेंजिंग इनटू ऑक्साइड्स। ठीक, ऑक्साइड्स में चेंज करते हैं। भैया क्यों करते हैं ऑक्साइड में चेंज? देखो या ऑक्साइड्स में करते हैं, सल्फाइड्स में चेंज करते हैं जनरली, बिकॉज दे आर इजीली रिड्यूसिबल। ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स आर इजीली रिड्यूसिबल।
तो हम क्या करते हैं, मेटल को निकालने से पहले हम उसको ऑक्साइड में चेंज करते हैं, जिस तरह से भी वो प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोनेट हो सकता है भाई, ठीक, नाइट्रेट हो सकता है, या कोई भी मेजर कंपाउंड हो सकता है, ठीक, हम उसको ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं ताकि वो आसानी से रिड्यूस हो सके। ठीक है जी, तो चेंजिंग इनटू ऑक्साइड, और मे बी सल्फाइड्स, कईयों को सल्फाइड में भी चेंज करते हैं हम लोग, ठीक। और वैसे सल्फाइड से ज्यादा आसान ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना होता है, इसलिए ज्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ऑक्साइड्स में चेंज कर दें। ऑक्साइड्स को चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं भैया, रिडक्शन टू मेटल, रिडक्शन टू मेटल। तो चौथा प्रोसेस होता है मेटल बनाना, उस ऑक्साइड को रिड्यूस करना और उससे मेटल निकाल लेना। ठीक है जी। और पांचवा, अब हमने मेटल निकाल लिया, तो मेटल निकालने के बाद अब हम उसको प्योर करेंगे, यानी रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे। लो जी, मेटलर्जी खत्म हो गई। ठीक, चैप्टर नहीं खत्म हुआ, मतलब ये 5 पार्ट है हमारे पास। वो घबरा गई हैं, खत्म? अरे कुछ करवाना भी तो है मेरे को। ये तो मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये 5 पार्ट्स में हम अपने ओर को, ओर में से एलिमेंट को निकालते हैं। पहले उसकी पल्वराइजेशन करते हैं, उसके बाद ओर कंसंट्रेशन करते हैं, उसके बाद ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर उसको रिड्यूस करते हैं और लास्ट में उसको रिफाइन कर देते हैं। ये 5 प्रोसेस हमारे पास होते हैं। अब इन 5 प्रोसेस के अंदर बड़े सारे प्रोसेस होते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह का और अलग अलग तरह से उसके ऊपर वर्क होता है। ठीक, तो अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे, इन 5 प्रोसेसेस की डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास क्या था, पल्वराइजेशन। सबसे पहला प्रोसेस था पल्वराइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि पल्वराइजेशन क्या होता है बेटा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर। ठीक, व्हाई वी शुड डू pulverization, why should we do pulverization? Just to increase the surface area, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए पल्वराइजेशन कर देते हैं। और मैंने बोला ये क्या है, ये है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ एन ओर, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। अब इसके लिए प्यारे बच्चों हमारे पास 2 तरह के मेथड होते हैं, एक होता है बॉल मिल मेथड और एक होता है स्टैंप मिल मेथड। यार इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। बॉल मिल मेथड माने चक्की, बॉल मिल क्या होती है, चक्की, है ना। हम ऊपर से डालते और चक्की के 2 जो आपके पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट रोटेट करते हैं एट अ हाई स्पीड, उससे बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, वो होता है बॉल मिल। और स्टैंप मिल, कूटने वाला, है ना जी, स्टैंप मिल ऐसे ऐसे करके करने वाला, है ना। तो उसमें कोई खास बात नहीं है, इसमें क्या बताना है मेरे को। तो स्टैंप मिल से या बॉल मिल से हम उसको पल्वराइज कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, बस इतना सा काम है, पल्वराइजेशन में खत्म। क्लियर? किसके बेटे? बॉल मिल मेथड, बॉल मिल मेथड या फिर स्टैंप मिल मेथड। ठीक है, बॉल मिल यानी चक्की वाला मेथड, स्टैंप मिल यानी वो क्या बोलते हैं, ओखली वाला मेथड, है ना। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं है। तो ये सिंपल चीज है। अब बात मेनली आ जाती है ओर ड्रेसिंग। अब भैया हमने अपने ओर को कपड़े पहनाने हैं, बाहर भेजने से पहले इसको पूरी अच्छी तरह से ड्रेस करना है। मैंने बोला ओर ड्रेसिंग जो है, इसको बेटे हम ओर कंसंट्रेशन या ओर बेनिफिकेशन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है रिमूविंग GANGUE फ्रॉम दी ओर से मैट्रिक्स को अलग कर देना, ये होता है ओर ड्रेसिंग। इसके बड़े सारे मेथड हमारे पास होते डिपेंडिंग अपॉन ओर। हम एक एक मेथड को आराम आराम से पढ़ेंगे। देखो बेटा, सबसे पहला मेथड जो होता है बेल आदमी मेथड, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग ये पहला मेथड है, हैंड पिकिंग, बेल आदमी मेथड, है ना। अब इसमें क्या है, अगर ये कब होगा, जब बेटा इंप्योरिटीज में और ओर में विजिबल डिफरेंस होगा, है ना बेटा, तब हम हाथ से उठा उठा के अलग अलग कर देंगे भाई। ठीक, तो ये होता है व्हेन देयर इज अ विजिबल डिफरेंस बिटवीन
ओर एंड मैट्रिक्स। जब ओर और मैट्रिक्स में विजिबल डिफरेंस होता है तो प्यारे बच्चों हम लोग यूज करते हैं हैंड पिकिंग। ठीक है जी, तो इसमें कोई खास बात तो नहीं भाई, दो चीजें अलग अलग दिख रही हैं, एक बंदा बेला जैसा है, अर्नब टाइप है ना, उसको बिठा दिया, वो क्या करता रहेगा, इकट्ठा करता रहेगा, अलग अलग करता रहेगा भाई, है ना, तो वो हो गया हमारे पास हैंड पिकिंग, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। दूसरा बात, दूसरी आती बेटा ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन हम कब करते हैं और कैसे करते हैं बच्चों? देखो जी, ग्रेविटी सेपरेशन जो होती है ना, ये बेटे ग्रेविटी सेपरेशन इज बेस्ड, अगर हमारे पास ओर का और इंप्यूरिटीज का डेंसिटीज का फर्क हो, यानी एक चीज भारी हो एक चीज हल्की हो, है ना बेटा। सो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, when there is a difference in density of ore and impurities, ठीक, जब हमारे पास डेंसिटी, डेंसिटी मतलब भारीपन ना, है ना, तो मतलब डेंसिटी किसी की ज्यादा किसी की कम, ठीक, उसमें हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन होती है। ग्रेविटी सेपरेशन के दो मेथड होते हैं बेटा, ग्रेविटी सेपरेशन में आगे दो मेथड होते हैं। उसमें पहला मेथड जिसको हम रोलर मिल मेथड कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन के आगे दो मेथड हैं, ठीक, एक हो गया रोलर मिल मेथड, रोलर मिल मेथड। अब देखो क्या पढ़ाना मैंने इसमें, रोलर मिल मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली यही ज्यादातर यूज होता है, ठीक, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे दो रोलर्स ले लिए और उस रोलर के ऊपर एक बेल्ट लगा दी जाती है, ठीक है जी, ये रोलर्स है और इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दी है हमने, विच इज अ मूविंग बेल्ट, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पल्वराइज्ड ओर है, जो हमारा पल्वराइज्ड ओर है बेटा, वो हमने यहां पे डाला, ठीक है जी, यहां पे हमने पल्वराइज्ड ओर यानी क्रस्ट एंड ग्राउंड जो ओर है उसको डाला, वो यहां पे आएगा भाई, ठीक, और ये रोलर्स को हम मूव करवा देंगे, ठीक, तो ये जब रोलर मूव करेंगे ये बेल्ट आगे जाएगी, ये बेल्ट आगे जाएगी तो और इसके साथ आगे जाएगा, ठीक, जब ये और आगे जाएगा तो जो हल्की चीज होगी, हल्की चीज हवा से आगे गिरेगी, ठीक, और जो भारी होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पीछे गिरेगी। तो ये हैवियर वाला पोर्शन यहां पे आ गया, मीट भी मान लो कि और हमारा हैवी था, ठीक है जी, और ये हमारा लाइटर आ गया, मान लो इंप्यूरिटीज लाइटर थी, अर्धी इंप्यूरिटीज थी लाइटर थी, वो अलग चला गया। तो बेटा ये हमारे पास रोलर मिल मेथड है, इसमें हमने दो रोलर के ऊपर बेल्ट लगाई, उसके ऊपर हमने अपना क्रस्ट एंड ग्राउंड और फेंका, रोलर को मूव करवाया, तो रोलर मूव करते करते आगे जाएगा, लाइटर इंप्यूरिटीज आगे चल जाएंगी और हैवियर चीज पीछे रह जाएगी, दो अलग अलग ढेर बन जाएंगे, तो हम हैवियर वाली चीज को यूज कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब हो सकता है अगर मान लो आपकी इंप्यूरिटीज हैवी हो तो लाइटर और भी हो सकता है, पर ज्यादातर इंप्यूरिटीज लाइटर होती हैं और हैवी होता है। या फिर हम इसमें एक और मेथड यूज करते हैं बेटा ग्रेविटी सेपरेशन में, जिसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो प्यारे बच्चों हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग को हम लेविगेशन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेविगेशन। लेविगेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे एक स्लांटिंग हर्थ हम लगाते हैं, स्लांटिंग हर्थ, ठीक, हर्थ मतलब ऐसे टेबल सा, इसको विफ्लीज टेबल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विफ्लीज टेबल, ठीक।
इसमें ना ऐसे छोटी छोटी क्लीट्स होती हैं, क्लीट्स या रिफल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ये एक स्लांटिंग हर्थ है, स्लांटिंग हर्थ, ठीक। और ये जो है इसको क्लीट्स और रिफल्स का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। रिफल्स, ये जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं, मान लो इस तरह से करके एक टेबल है, ठीक है जी। ये एक टेबल ऐसे स्लांटिंग सा बना दिया, इसमें हमने ना ऐसे करके बीच में पार्टीशंस बना दिए, ठीक है, उभरे उभरे से पार्टीशंस, ठीक। ऊपर की तरफ को ऐसे ऊपर करके ना, थोड़ी सी स्पीड ब्रेक का टाइप, बिल्कुल सही, ठीक। तो ऐसे बना दिए। अब मैंने अपना और जो था ना वो यहां डाल दिया, ठीक। और यहां मारा मैंने वाटर का जेट, क्या मारा? वाटर का जेट। अब वाटर का जो जेट मारा है मैंने यहां से, तो क्या होगा? वाटर इस ओर को धोएगा, इंप्यूरिटीज उसमें मिक्सअप हो जाएंगी, लाइटर इंप्यूरिटीज आगे चल जाएंगी और यहां रह जाएगा। तो लाइटर इंप्यूरिटी वाटर के साथ आगे जाएगी भाई, ठीक। तो जो थोड़ा बहुत और इसके साथ आगे चला भी गया वो अगली क्लीट में जाके फंस जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। थोड़ा सा और यहां रह गया, ऐसे बड़ी सारी क्लीट्स होती हैं, तो वाटर आगे 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 जाता रहेगा भाई, ठीक। और लाइटर इंप्यूरिटीज वाटर के साथ नीचे आ जाएंगी, और जगह जगह क्लीट्स के ऊपर हमारे पास और पड़ा हुआ मिल जाएगा, ठीक। एक आधी क्लीट नहीं, बड़ी सारी क्लीट्स लगाएंगे रास्ते में, समझ रहे मेरी बात? तो जैसे हमने यहां से पानी को डाला, तो पानी ने इसको बहाया, और बहा करके क्या किया? जो लाइटर इंप्यूरिटीज है पानी के साथ आगे चले गई, जो थोड़ी बहुत और भी चला गया होगा वो यहां पे आके बैठ जाएगा क्लीट में, और लाइटर इंप्यूरिटीज आगे जाती रहेंगी। ऐसे क्लीट्स के आसपास आपका और इकट्ठा हो जाएगा, और लाइटर इंप्यूरिटीज पानी के साथ बाहर निकल जाएंगी। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज लेविगेशन। इसको करने का एक तरीका और भी होता है बेटा, ठीक। एक वेसल ही स्पेसिफिकली ऐसा बन जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक वेसल भी ऐसा बना देते हैं जिसमें हम, ये जैसे वेसल है, ठीक, इसको एक ओपनिंग यहां से दे दी, एक ओपनिंग यहां से दे दी, यहां हमने और डाल दिया अपना, नीचे हमने क्या डाल दिया? और डाल दिया अपना, और नीचे से वाटर को एंटर करवा दिया, ठीक है जी। वाटर एंटर हुआ, ठीक। जैसे इसमें वाटर एंटर हुआ तो वाटर ने अपने साथ इंप्यूरिटीज को क्या किया? डिसॉल्व किया। और अगर वो लाइटर हैं वो वाटर के साथ ऊपर आती रहेंगी, वाटर ऊपर आता रहेगा धीरे धीरे, ठीक। और यहां की ओपनिंग से वाटर बाहर जाता रहेगा और नीचे बैठा रहेगा, और अर्धी इंप्यूरिटीज वाटर के साथ बाहर जाती रहेंगी। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कर सकते हैं, ठीक। आफ्टर ऑल ये भी तो डेंसिटी पे बेस्ड था, ठीक। जो लाइटर इंप्यूरिटी थी वो वाटर के साथ धुली, चाहे वो इस मेथड से किया गया हो चाहे वो इस मेथड से किया गया हो, लाइटर इंप्यूरिटीज आराम से निकली। तो बेटा लाइटर और डेंसर होगी तभी तो ऐसा होगा ना बेटा। तो इसमें है तो एक तरह की, क्या है ये? ग्रेविटी सेपरेशन ही है। लेविगेशन इज ऑल्सो ग्रेविटी सेपरेशन। इसको या तो इस विफलीज टेबल में कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज विफलीज टेबल, या तो इस विफली टेबल में कर सकते हैं जिसमें क्लीट्स लगी हुई हो, या इस तरह का वेसल होता है जिसमें दो ओपनिंग होती है, और नीचे डाल देते हैं, यहां से पानी डालते हैं, ऊपर से पानी निकालते हैं, और पानी के साथ इंप्यूरिटीज बाहर आ जाती हैं बेटा, और नीचे बैठा रहता है। बोलो क्लियर? ये हो गया आपका ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का अगला मेथड से, उससे अगला मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन से अगला मेथड क्या होगा? मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या? मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। अभी बोलो मैग्नेटिक सेपरेशन कब होगा? ऑब्वियसली जब हमारे पास और इंप्यूरिटीज की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, when there is a difference between, when there is a difference between magnetic properties
ऑफ एन ओर एंड मैट्रिक्स। ठीक है जी, मैट्रिक्स में और जो आपका ओर है उसमें अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का डिफरेंस होगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, अर्नब जैसे आदमी को नीचे बिछाए हुए हमने क्या करना है, ओर लेना है और ओर के टुकड़े कर देने हैं, मतलब क्रश गाइड करके नीचे फ्लोर पे बिछा देना है। अर्नब को मैग्नेट पकड़ के उसके ऊपर चला देना है ना। तो जो मैग्नेटिक चीजें होंगी उसके साथ जुड़ जाएंगी और जो नॉन मैग्नेटिक होंगी नीचे रह जाएंगी, पर इससे अर्नब गिर सकता है। इसलिए हमने मेथड थोड़ा दूसरा अपनाया। हमने क्या किया, हमने फिर से वही रोलर्स ले लिए। अब ये रोलर को ले लिया, जैसे रोलर मिल था वैसे रोलर मिल मेथड ले लिया। इसके ऊपर हमने एक बेल्ट को लगाया, ठीक है जी। और बच्चा लोग इसके ऊपर हमने यहां पे पल्वराइज ओर डाल दिया, यहां पे हमने ओर डाला, पल्वराइज्ड ओर, ठीक है जी। और अब अगले वाला जो रोलर है वो मैग्नेट का बना दिया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर दी, वो मैग्नेटिक हो गया। अब मैग्नेटिक हो गया तो यहां से जैसे ये मूव किया होगा रोलर, ठीक, जैसे रोलर मूव किए होंगे ये और आगे आया होगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक चीज है वो इस मैग्नेट के साथ जुड़ी रहेगी और यहां आके गिरेगी। समझ में आई बात कि नहीं? और जो नॉन मैग्नेटिक है वो आगे जाके गिरेगा। तो ऐसे अर्नब भी बच जाएगा और ढेर भी अलग अलग हो जाएंगे। समझ में आई मेरी बात? तो इट इज इजियर वे मैग्नेटिक सेपरेशन का कि हमने रोलर्स में से एक रोलर को मैग्नेटिक बना दिया है, उसके ऊपर से हमने ओर को पास ऑन करवाया है। तो हुआ क्या कि मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक रोलर है मैग्नेट वाली चीजों को, जो मैग्नेटिक चीजें हैं उसको पकड़ के रखेगा, तो अलग अलग ढेर यहां पे बन जाएंगे। ये मैग्नेटिक सेपरेशन हो गई। बोलो बेटा क्लियर है? कोई मुश्किल है इसमें? ठीक, बहुत सिंपल सिंपल से मेथड है। ठीक, पहला हमने क्या बोल दिया, सबसे पहले हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग के बाद ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन में रोलर मिल मेथड भी है और लेविगेशन भी है। फिर हमने बोल दिया मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक तो बकवास चल रहा था है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। बेटा जी अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा इसमें से तो सिर्फ फ्रॉथ फ्लोटेशन में से। फ्रॉथ फ्लोटेशन होती क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मेथड, ठीक है जी। बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो है इसका प्रिंसिपल है डिफरेंस इन द वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स। क्या बोला? डिफरेंस, डिफरेंस इन दी वेटिंग क्वालिटी, वेटिंग क्वालिटी ऑफ ओर एंड मैट्रिक्स। अब आप मेरे से पूछोगे सर ये वेटिंग क्वालिटी क्या होती है? ठीक, देखो बेटे ऐसा है ना कि कुछ चीजें पानी से गीली हो जाती, कुछ चीज पानी से गीली नहीं होती। मान लो आपके दो तरह के बॉल्स हैं या तीन तरह के बॉल्स हैं, एक बॉल जो गत्ते के बनाए गए हैं, एक बॉल जो लकड़ी के बनाए गए हैं, एक बॉल जो ग्लास के बनाए गए हैं। अब इन तीनों को पानी में डाल दो, क्या जो आपके ग्लास के बॉल्स हैं उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? उसके ऊपर का वाटर तो ऐसे साफ हो जाना है। और जो हमारे पास यू कैन से लकड़ी के बनाए हुए ब्लॉक्स होंगे उसके ऊपर फिर भी थोड़ा बहुत पानी अंदर जाएगा, पर जो गत्ते वाले हैं वो तो पूरी तरह से गीले हो जाएंगे, उनको आप सुखा नहीं पाएंगे, है ना। तो वेटिंग क्वालिटी का डिफरेंस हो गया तीनों में कि नहीं? ऐसे ही बेटा ओर और मिनरल में वेटिंग क्वालिटी का डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस इन द एड्सॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। बेसिकली एड्सॉर्प्शन भी अलग अलग होती है, उसके ऊपर भी बेस्ड होता है ये। ठीक, अब बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स, जितने ओर्स हमारे पास सल्फाइड होते हैं ना बेटा, उसके लिए जनरली हम यूज करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम ऐसा समझ ले जिंक का सल्फाइड होता है, जिंक ब्लेंड, उसके लिए यूज कर सकते हैं।
बेटा लेड का सल्फाइड होता है PbS, उसके लिए यूज कर सकते हैं। कॉपर का सल्फाइड होता है कॉपर ग्लास, उसके लिए यूज कर सकते हैं। सिल्वर का सल्फाइड होता है सिल्वर ग्लास, उसके लिए यूज कर सकते हैं। यानी सल्फाइड्स के लिए जनरली इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इस चैप्टर में ना एक बेटे मिनरल्स के नाम वगैरह भी आएंगे, ठीक, वो मैं तुम्हें एज इट इज एक चिट भेज दूंगा जो आपने एज इट इज ध्यान में रखने। उसमें मैं क्या कंसेप्ट बताऊंगा, कैस्टेराइट क्या होता है, जो होता है वो होता है, ठीक, उसका कोई वो नहीं है, है ना। मैग्नेटाइट क्या होता है, हीमाटाइट क्या होता है, ये ओर के नाम है, वो आपको पता होने चाहिए। कई बार वो डायरेक्ट ही आता है कि कैस्टेराइट किसका ओर है, टिन का ओर है, या फिर डोलोमाइट किसका ओर है, ये ओर के नाम डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं। तो वो मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट एक भेज दूंगा ओर्स की, ठीक, तो वो लग रखना। अब इस सल्फाइड ओर्स के लिए ये यूज होता है, ठीक। अब इसमें करते क्या है, देखो बेटे, हमने इसमें एक वेसल लिया, ध्यान से समझ लेना, बहुत लंबा प्रोसीजर है और समझना बहुत जरूरी है, ठीक। इसमें हमने क्या किया, एक पार्टीशन बना लिया बच्चों, ठीक है। एक साइड हमने क्या किया, ओर डाला, पर ओर के साथ मिक्स किया कुछ, क्या बेटा, ओर के साथ हम यहां मिक्स करते हैं पाइन ऑयल, ठीक, प्लस वाटर, पाइन ऑयल प्लस वाटर। लार्ज स्केल पे बेटा पाइन ऑयल या वाटर की जगह हम लोग यहां पे ये डिटर्जेंट भी डाल देते हैं लार्ज स्केल पे, ठीक, पाइन ऑयल की जगह डिटर्जेंट भी यूज हो सकता है। जनरली यहां पे पाइन ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ऐसे ऑयल्स को यूज किया जाता है बेटा, ठीक। ये सल्फाइड ओर्स को वेट कर देता है, इंप्यूरिटीज को वेट नहीं करता। इंप्यूरिटीज आर वेटेड बाय वाटर एंड ओर इज वेटेड बाय ऑयल, ठीक। क्या होगा, impurities are wetted with water and oil wets sulfide ore, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टायरर या कंप्रेसर से हवा का जेट मारेंगे बहुत जोरदार, या फिर स्टायरर से इसको हिलाएंगे, या फिर हवा का जेट मारेंगे, एयर डालेंगे। अब जब एयर डाली तो ये बात है ही है, इसमें जब डालेंगे तो उसकी झाग बननी शुरू हो जाएगी, फ्रॉथ बननी शुरू हो जाएगी, समझ में आई। यहां पे फ्रॉथिंग एक्शन होना शुरू हो जाएगा और इसकी यहां पे फ्रॉथ बननी शुरू हो जाएगी। जब आपने कंप्रेस्ड एयर को इसके अंदर जेट मारा तो ऐसे करके फ्रॉथ बननी शुरू हो जाएगी। आप जेट मारते जा रहे हो, फ्रॉथ बननी शुरू हो गई है। ये फ्रॉथ को हम फ्लोट करेंगे अगले वेसल में, ये फ्रॉथ अगले वेसल में हम इकट्ठी करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब जब ये अगले वेसल में इकट्ठी होती रहेगी, हम इसको अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो ओर होगा नीचे बैठ जाएगा और जो आपका ऑयल है वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। समझ में आई बात। इससे हमने क्या किया, फ्रॉथ को फ्लोट करवाया फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। समझ में आई बेटे बात, क्लियर। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन जो है उसमें प्रिंसिपल है डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी। एक बात ये किसके लिए यूज होता है, सल्फाइड ओर्स के लिए। कैसे होता है, हमने ओर प्लस पाइन ऑयल प्लस वाटर को लिया और उसमें एयर का जेट मारा ताकि झाग बन जाए, फ्रॉथ बन जाए। उस फ्रॉथ को हमने बनने के बाद क्या किया, इसको आगे पास ऑन करवा दिया बेटा एक दूसरे कंटेनर के अंदर, ठीक, और फ्रॉथ को बैठने दिया। जब फ्रॉथ वहां बैठ गया होगा, ठीक है जी, उस समय बेटे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉथ धीरे धीरे बैठेगा तो और नीचे रह जाएगा, ऑयल ऊपर रह जाएगा, तो सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें हम और ऐड करते हैं जिन चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कलेक्टर जो फ्रॉथ बनाएंगे, ठीक, विच मेक्स फ्रॉथ, ठीक है जी, विच मेक्स फ्रॉथ। वो कौन कौन से होंगे,
जैसे कि पाइन ऑयल हो गया, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल, ठीक है जी, जैसे कि डिटर्जेंट हो गए, ये सब कलेक्टर की तरह यूज होते हैं। ठीक, फिर झाग बने और वहीं बैठ जाए, कोई फायदा होगा क्या? तो हमें यहां पे डालना होगा फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, स्टेबलाइजर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जो झाग को क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। जनरली क्रिजोल्स, एल्कोहल्स हो गए ना, एनलीन एटसेट्रा आर यूज्ड एज फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। ठीक, इसको फ्रॉथ स्टेबलाइजर की तरह हम यूज करते हैं। ठीक, कलेक्टर हो गए, फ्रॉथ स्टेबलाइजर हो गए। ठीक, एक और भी चीज इसमें यूज होती है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेसेंट्स। डिप्रेसेंट्स, नॉट डिप्रेसेंट क्या होते हैं? कई बार बेटा हमारे पास एक ओर में दो तरह के सल्फाइड का मिक्सचर हो सकता है, एक ओर में दो तरह के सल्फाइड का मिक्सचर हो सकता है। ठीक, जैसे बेटा अगर मान लो मेरे पास लेड सल्फाइड है और उसमें जिंक सल्फाइड का क्या हो गया? इंप्योरिटी आ गया। ठीक, तो हम डिप्रेसेंट यूज करेंगे। डिप्रेसेंट क्या करते हैं कि एक सल्फाइड को अपने साथ डिसॉल्व कर लेते हैं, उसको फ्रॉथ में आगे पास ऑन नहीं होने देते, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और अपने अंदर उसको डिसॉल्व कर लेते हैं और दूसरा सल्फाइड फ्रॉथ में पास ऑन हो जाता है। तो डिप्रेसेंट तब यूज होते हैं जब हमारे पास किसी और सल्फाइड की इंप्योरिटी हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारे पास जिंक सल्फाइड एज इंप्योरिटी है। ठीक, किसमें है? लेड सल्फाइड में जिंक सल्फाइड की इंप्योरिटी है। बेटा डिप्रेसेंट जनरली गुड कंप्लेक्सिंग एजेंट्स होते हैं। डिप्रेसेंट्स आर गुड कंप्लेक्सिंग एजेंट्स, इसलिए जनरली डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं साइनाइड्स। क्या यूज करते हैं? साइनाइड्स। यू वेरी वेल नो साइनाइड इज वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, इजंट इट? बड़ा अच्छा कंप्लेक्सिंग एजेंट होता है। ये फटाफट से इसके साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देता है Na2ZnCN का होल 4 और Na2S। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल रहेगा तो जिंक का सल्फाइड जो होगा वो इस कॉम्प्लेक्स के बन जाने से क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया। ठीक, इसकी झाग नहीं बनी। बेटा लेड में वेकेंट ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। जबकि ये कॉम्प्लेक्स बना देगा जिंक। जिंक के कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं ना तुमने? कोई लेड का कॉम्प्लेक्स पढ़ा? हम तो डी ब्लॉक वाले ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जनरली, है ना। बहुत कम पी ब्लॉक वाले एलिमेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ज्यादातर सारे क्या बनाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की इंप्योरिटी है सल्फाइड्स की, तो हमने उसमें NaCN साइनाइड्स ये एज डिप्रेसेंट यूज होते हैं। ठीक, डिप्रेसिंग एजेंट्स शुड बी स्ट्रॉन्ग कंप्लेक्सिंग एजेंट्स। ठीक, तो साइनाइड्स एटसेट्रा आर यूज्ड ओवर हियर। तो वो क्या करते हैं? इसको डिसॉल्व करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं बच्चा। ठीक, तो ये नीचे रह जाएगा और लेड सल्फाइड झाग के साथ आगे चला जाएगा, जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो आपको फ्रॉथ फ्लोटेशन समझ में आई? होती क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कहां होती है? क्योंकि सबसे पहले पूछेंगे इसमें प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है डिफरेंस इन वेटिंग क्वालिटी। फिर पूछेंगे इसमें किसके लिए हुई? बोलना सल्फाइड्स के लिए। फिर पूछते इसमें कलेक्टर्स कौन यूज हुए हैं, या इसमें फ्रॉथ स्टेबलाइजर कौन यूज हुए। ठीक, या फिर इसमें हमारे पास डिप्रेसेंट्स कौन यूज हुए। बोलो सारा कुछ क्लियर है? ठीक, कई बार हम इसमें फ्रॉथ इनहेंसर्स भी यूज करते हैं जो ज्यादा झाग बनाने में मदद करें। ठीक, फ्रॉथ इनहेंसर डिटर्जेंट्स होते हैं जनरली, तो वो यूज कर सकते हैं हम लोग इसमें। बट ये मेन तीन चीजें हैं, कलेक्टर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स एंड डिप्रेसेंट्स, जो इस मेथड में यूज होते हैं। बोलो ये समझ में आ गया?
तो बेटा फ्रॉथ फ्लोटेशन समझ में आ गया। ये +2 में तो अब है ही नहीं तो +2 में पक्का आता था। कंपटीशन में भी अगर इस पोर्शन से क्वेश्चन अगर आया तो सिर्फ यहीं से पढ़ेगा। क्लियर? अब चलते हैं अगला ओवर ड्रेसिंग का मेथड। अभी ओवर ड्रेसिंग खत्म नहीं हुई है, ओवर ड्रेसिंग के बड़े सारे मेथड हैं। ठीक, अब इसके बाद हमने लीचिंग के बारे में पढ़ना। लीचिंग, बेटा लीचिंग क्या होती है? लीचिंग होती है केमिकल सेपरेशन। लीचिंग क्या होती है? केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन। तो बेटे ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल क्या होगा कि डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की डिफरेंस। जैसे बेटा एक होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज Al2O3 इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल। इसको अल्मूना का नमूना भी बोलते हैं। Al2O3 इज अल्म्यूना विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉक्साइट। ठीक, हिंदुस्तान दो ही चीजों में सबसे आगे है, नंबर 1 पॉपुलेशन बढ़ाने में और नंबर 2 बॉक्साइट बनाने में, है ना। तो इसमें हिंदुस्तान बहुत आगे है बॉक्साइट बनाने में। अब बॉक्साइट दो तरह की होती है बेटा। ठीक, एक होती है रेड बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट, बेटा जो रेड बॉक्साइट है ना पुत्र, इसमें आयरन के ऑक्साइड की इंप्यूरिटी होती है। इसकी आयरन के ऑक्साइड की इंप्यूरिटी होती है, तभी उसका कलर रेड रेड सा हो जाता है। ठीक, इंप्यूरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड, इंप्यूरिटीज ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है जी। और दूसरी होती है बेटा व्हाइट बॉक्साइट। व्हाइट बॉक्साइट, जो व्हाइट बॉक्साइट है बेटा, ठीक, इसमें सिलिका की इंप्यूरिटी होती है, SiO2। बेटा सिलिका उधर भी होती है इंप्यूरिटी, ऐसा नहीं कि वहां नहीं होती, वहां पे भी होती है, लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली सिर्फ सिलिका, आयरन ऑक्साइड नहीं है। यहां पे आयरन ऑक्साइड भी है, थोड़ी बहुत सिलिका की भी इंप्यूरिटी होती, पर वो माइनर है। समझ में आई मेरी बात? जनरली अब इन दोनों के लिए हमें केमिकल सेपरेशन करनी होती है। ठीक है जी। बेटे जो आपका रेड बॉक्साइड है उसके लिए दो प्रोसेस यूज होते हैं, या हॉल्स प्रोसेस बोलते हैं, और या फिर जनरली हम यूज करते हैं बियर्स प्रोसेस। बियर्स प्रोसेस, ठीक है जी। और वहीं पर बेटा व्हाइट बॉक्साइड के लिए हम करते हैं सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस, ठीक है बच्चों। अब जो बेयर प्रोसेस है ये किस चीज पे डिपेंड है? हमने बोला केमिकल सेपरेशन है दोस्तों। तो केमिकल सेपरेशन में हम क्या करते हैं, देखो इसमें आयरन के ऑक्साइड की इंप्यूरिटी है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक, है ना। और मजे की बात है अल्मूना Al2O3 ये एम्फोटेरिक होता है, पता है ना। अपने अपने ग्रुप का पहला मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है। ठीक, और जबकि हमारे पास ये जो हो गया आयरन का ऑक्साइड ये बेसिक है। ठीक, इस चीज का फायदा हम उठाएंगे। हम क्या करेंगे, बेस के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे। किसके साथ? बेस के साथ इसको रिएक्ट कर देंगे। अब बेस बेस के साथ कभी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है, जबकि जो हमारा एम्फोटेरिक होगा वो तो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो हमने लिया अल्मूना का नमूना, दैट इज Al2O3, ठीक, इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल समझ लो। ठीक, बॉक्साइड ले लिया, इसको कोई बेस में लाइक NaOH में डाल दिया। ठीक है जी। अब NaOH इसको तो डिसॉल्व कर लेगा, और एक बनाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बेटे लिखने में वो ऐसा होता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, और कई लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं NaAlO2, यानी इसका वाटर निचोड़ने के बाद ऐसे लिख देते हैं। ठीक, आप ऐसे लिखो वैसे लिखो मेरी बला से। ठीक, क्लियर?
और बाकी वाटर वूटर एक्स्ट्रा बाहर निकल जाए। आई एम नॉट बैलेंसिंग द इक्वेशन, बैलेंसिंग करने की काम आपका है, मैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक, तो क्या है, अल्मोना का नमूना एडेड टू बेस NaOH, ये सॉल्युबल है, जबकि आयरन का ऑक्साइड इसमें डिसॉल्व नहीं करेगा, है ना भाई, नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे फिर इसको, अगर ये नहीं करेगा, आयरन का ऑक्साइड इसमें नहीं करेगा, तो उसको फिल्टर कर देंगे, क्योंकि बेस के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता है। ठीक, इसकी जगह पर बेटे आजकल ना NaOH की जगह सीधे सोडियम कार्बोनेट डाल देते हैं। होता तो ये भी बेसिक है, रिएक्शन तो इसका भी वैसा ही है, पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो बबल होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, उससे डिसोल्यूशन का प्रोसेस फास्टर हो जाता है। समझ में आई बात बेटे? तो हम ये भी डाल करके बनाना तो हमने यही है, और तो कुछ बनाना नहीं, यही बनाना हमने। क्लियर? सोडियम मेटा एल्युमिनेट NaAlOH का होल 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बाहर आएगी, इसमें डालेंगे तो वाटर बाहर आएगा भाई, समथिंग लाइक दिस, है ना जी। अब हमने इसको क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। नाउ इस चीज को फिल्टर कर दिया, फिल्टर करके आयरन का ऑक्साइड जो डिसॉल्व नहीं हुआ था बाहर हो गया, उसका कोई काम अब बचा ही नहीं है। समझ में आई बात? तो वो खत्म हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, दोबारा इसी फॉर्म में लेके आना है। ठीक, तो दो तरीके होते हैं, यहां तो इसमें एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करवाते हैं, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बबल करवाते हैं, उससे सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और अल्मोना का नमूना अलग हो जाता है। ठीक है जी, एक्चुअली पहले बनता है अल्मुनियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक, और उसको करते हैं हीट, उससे बन जाता है Al2O3। ठीक, और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको डायरेक्टली भी हीट करेंगे तब भी अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड अलग, NaOH अलग हो जाता है। इसको डालने का फायदा ये होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बबल करवाएंगे ना इसमें एक्सेस में, तो ये सोडियम और उसका हाइड्रोक्साइड, वो बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है, उसके रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, और अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बाहर। अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड का व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा, उसको जिलेटिनस अमास होगा, उसको बाहर निकाल के हीट करेंगे, अल्मोना का नमूना आ गया, पर अब इसमें आयरन का ऑक्साइड नहीं है। तो स्टेप समझ में आया लीचिंग में? क्या किया आपने, क्योंकि बेसिक इंप्यूरिटी थी तो बेस के साथ डाल दिया। अब बेस भले ही ये डाल दिया और बेस भले ही ये डाल दिया, आपने बेस के साथ उसको क्या किया, रिएक्ट किया, जिससे ये अल्मोना Al2O3 विच वाज एम्फोटेरिक कैन रिएक्ट विद बेस, लेकिन आयरन का ऑक्साइड विच वाज बेसिक विल नॉट रिएक्ट विद बेस। ठीक, तो बेस इसका रिएक्ट करके इसको सॉल्ट में चेंज कर देता है, और सॉल्ट से हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, बबल करवा देते हैं, और बबल करवाने से दैट विल चेंज इनटू सोडियम कार्बोनेट, और अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा अलग से, उसको बाहर निकाल के हीट कर लेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसको चेंज करके दे दिया है। ठीक, मेथड यही है। क्लियर हो गया? ये इसका बेसिक आइडिया है, क्योंकि बेटा देखो बेस तो कोई भी यूज होता है ना, उसका तरीका कोई भी हो सकता है। तरीका अपना यही था, पहले बेस डाला बाद में बेस निकाला। ठीक, बेस डाला इसलिए ताकि बेस में बेस डिसॉल्व ना हो, उसको फिल्टर कर दिया, और फिर बेस को बाहर निकाला कैसे, एसिड डाल के, वीक एसिड डाल के, जिसका प्रेसिपिटेट बनेगा। सोडियम कार्बोनेट डज नॉट डिसॉल्व, तो भैया इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा अलग से, ये अलग से डिसॉल्व रहेगा, इसको बाहर निकालेंगे, इसका प्रेसिपिटेट बनाएंगे और हीट करेंगे, और Al2O3 बन जाएगा। बोलो क्लियर? बट अगर मेरे पास व्हाइट बॉक्साइट हुई तो उसकी लीचिंग ऐसे नहीं होती है। व्हाइट बॉक्साइट में इंप्यूरिटी किसकी है, सिलिका की। सिलिका तो खुद ही एसिडिक है। अगर सिलिका खुद ही एसिडिक है तो बेटा वो तो बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो बेस तो डाल नहीं सकते थे। अब हम क्या करते हैं, एसिड भी नहीं डाल सकते बेटा इसमें, ठीक, क्योंकि उसके साथ अल्मोना की ज्यादा रिएक्टिविटी नहीं होती है। हम क्या करेंगे, इसमें Al2O3 इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, इसको नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रेड हॉट कोक के साथ रिएक्ट कर देते हैं। नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रेड हॉट कोक के साथ जला देते हैं। कार्बन इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक, वो क्या करता है, इससे ऑक्सीजन ले लेता है,
और नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर पे रिएक्ट होने की वजह से ये AlN बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AlN, अल्युमिनियम नाइट्राइड। कार्बन, इससे ऑक्सीजन लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बाहर आ जाएगा। बेटा मैंने बैलेंस नहीं किया, वो तो कर सकते हो ना तुम लोग। अब कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगा? मैंने बोला कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो सिलिका होता है ना, सिलिका, ठीक, उसको रिड्यूस करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहां बना ना, वो सिलिका को रिड्यूस करता है। कैसे? खुद चेंज हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, विच इज अ गैस, विल बी इवॉल्व्ड आउट, और यहां बच जाएगा सिलिकॉन, विच इज ऑल्सो अ गैस, प्योर सिलिकॉन इज अ गैस, वो भी इवॉल्व हो जाएगी। सिलिका खत्म। समझ में आया? क्या किया? नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रेड हॉट कोक के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो कोक ने इसका ऑक्सीजन निकाल के क्या बनाया? कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बना होगा? AlN, अल्युमिनियम नाइट्राइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ने बचे हुए सिलिका को क्या कर दिया? रिड्यूस। सिलिकॉन में, प्योर सिलिकॉन भी गैसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेस होता है, उड़ी उड़ी हो जाएगा। अब ये सब कुछ उड़ गया, बचा क्या? AlN। बेटा AlN में अगर थोड़ा सा ध्यान दो, कंसेप्ट को समझो, तो पता चलेगा इसके ऊपर +3, यहां -3। हाँ जी, इसकी करवा देंगे हाइड्रोलिसिस, यानी इसमें डालेंगे वाटर। बेटा वाटर में आपको अच्छे से पता है पॉजिटिव पार्ट होता है H पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट होता है OH नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव के साथ, तो क्या बना? AlOH का होल थ्राइस, और बाहर निकली नमोनिया। समझ में आई बात? और इस AlOH का होल थ्राइस को हीटा, और दोबारा से अल्मुना का नमूना मिल गया, ठीक है, वाटर उड़ी उड़ी हो गया। अब ये प्योर अल्मुना था, ठीक है जी। अब इसमें इंप्योरिटी नहीं थी भैया सिलिका की। सो हमने केमिकली इसको सेपरेट करने की क्या की है? कोशिश की है। बेटा समझ में आई मेरी बात? कोई मुश्किल? ठीक, इस तरह से इसको बोलते हैं लीचिंग। ये लीचिंग होती है बेटा, ठीक, यानी केमिकल सेपरेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कुछ ऐसा हो बताओ? नहीं? आगे चलो जी। ठीक, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लिखो जी, सद के लिखो। एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये। क्या? हाँ जी, वाटर उड़ी उड़ी हो गया ना इसमें से। ठीक, चले जी आगे। आगे चलते हैं जी। आगे अब हमारे पास एक स्पेशल तरह की ओर ड्रेसिंग, जिसको बोलते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। ये अपने आप में पूरी मेटलर्जी है, इसमें मेटल भी बाहर निकाल देते हैं, ठीक, बट है ये भी एक तरह की लीचिंग भी बोल सकते हैं, हाइड्रो मेटालर्जी। तुमने सोचा था सर ने ऐसे फटाफट से कर देना है? ऐसा काम सर ने ना किया ना करेंगे। ठीक, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब होता है चेंजिंग इनटू सॉल्युबल फॉर्म। क्या मतलब होता है? चेंजिंग, हाइड्रो का मतलब पानी नहीं होता हर जगह, है ना, चेंजिंग इनटू सॉल्युबल फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं? चेंजिंग इनटू सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म, अभी ध्यान से समझ लेना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चेंजिंग इनटू सॉल्युबल फॉर्म कैसे करते हैं? बेटा जो कॉस्टली मेटल होते हैं, लाइक सिल्वर, लाइक गोल्ड, ठीक, उनको हम इससे डायरेक्टली हाइड्रोमेटलर्जी से कर लेते हैं। दिस हाइड्रोमेटलर्जी कैन बी यूज्ड फॉर सिल्वर सल्फाइड Ag2S, या फिर गोल्ड सल्फाइड, या गोल्ड के लिए यूज होती है, यानी प्रीशियस मेटल्स के लिए यूज होती है ये। मान लो जी अपन सिल्वर सल्फाइड के साथ कर रहे हैं, गोल्ड के साथ एनसीईआरटी में देखिएगा, ठीक। मान लो मैंने सिल्वर सल्फाइड लिया Ag2S। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी हाथ से नहीं छोड़ना। मैं जितना पढ़ाऊं ओके डन, वो मेजर पोर्शन, मेजर चंक है, लेकिन एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ेगा, इधर उधर की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, वो मैं करवा दूंगा।
ठीक, आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। पी ब्लॉक जैसे मैं तुम्हें कुछ टॉपिक्स में कुछ पार्ट्स में करवा रहा हूं, ठीक, पर आपने एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी। इसमें बेकार की चीजें भी होंगी जिसको हमें पढ़ना ही नहीं है, पर एक बार रीडिंग जरूर दे देना, ठीक, ताकि ऐसा ना हो कि कोई चीज उसमें छूट जाए। आना उसमें से कुछ नहीं है, आना वही है जो मैं करवा रहा हूं, ठीक, बट आपको पढ़ना जरूर है। ये ना हो जाए भाई ये चीज छूट गई, बाई चांस कोई क्वेश्चन वहां से बन गया, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक पढ़ने वाला बेवकूफ होता है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, चाहे वो मेंस हो। हाँ, जब एडवांस हो तो उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, अलग से करवा दूंगा मैं। मेंस में कोई दिक्कत ही नहीं अपने को, ठीक। तो हमने यहां पे लिया सिल्वर का ग्लास Ag2S, बेटे सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करना है। अगेन ये वही एक तरीका है, हमने इसमें क्या करना है, कोई कंप्लेक्सिंग एजेंट डाल देना, जैसे कि साइनाइड्स। हाइड्रोमेटलर्जी में हम साइनाइड का ही इस्तेमाल जनरली करते हैं, ठीक है जी। उससे हमारे पास साइनाइड इसका कंप्लेक्स बनाता है NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है जी, क्लियर। और बाकी बचा हुआ Na2S यहां प्रेसिपिटेट हो जाएगा भाई, और ये सॉल्युबल रहेगा। बेटा बैलेंस वैलेंस कर लोगे अपने आप, ठीक, वो मेरे को करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक। तो Ag2S जो है वो इसमें चेंज करता है, इसका बना दिया इसने क्या, कॉम्प्लेक्स। बेटा सिल्वर की आपको वहां पे बताई थी बेटा मैंने, सेकेंडरी वैलेंसी या तो 2 होती है या 4 होती है ना बेटा। तो यहां पे एनसीईआरटी में अगर 4 भी लिखा होगा तो घबराना नहीं है यार, वहां पे Na3 लिखे होंगे, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी तो 1 पॉजिटिव है ना इसकी। तो यहां ये ऐसा दिखा होगा, या फिर ऐसे लिखते हैं कई लोग, AgCN का होल 4। तो उससे घबराना नहीं, सर ने कुछ और पढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइनाइड का क्या बना, कॉम्प्लेक्स बना है। ऐसे गोल्ड के अंदर अगर यहाँ पे गोल्ड होता तो उसकी 4 होती सेकेंडरी वैलेंसी, उसमें 4 साइनाइड लगते। सिल्वर की सेकेंडरी वैलेंसी जनरली 2 होती, तो जनरली ये बनेगा, ठीक। अब ये प्रेसिपिटेट है, हमने फिल्टर कर दिया, हमने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया। ये फिल्टर करके बाहर आ गया। अब हमने किसी मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ इसको रिएक्ट करवा देना है। से वी रिएक्टेड विद जिंक, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। बेटा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस सिल्वर को यहां से डिस्प्लेस करके बना क्या देगा, जिंक का साइनाइड, यानी सोडियम जिंकेट टेट्रास, हम क्या नाम देते हैं इसको, सोडियम टेट्रासाइनो जिंकेट। और बेटा जी सिल्वर जो होगा वो बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा, इसको बैलेंस करना, यहां 2 लगाना, हो जाएगा बैलेंस, क्लियर। तो यहां पे Ag प्रेसिपिटेट हो गया, हमने कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो पहला काम, हमने इसको डिसॉल्व करवाया इन अ कंप्लेक्सिंग एजेंट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विच इज सॉल्युबल, और बाकी बाहर निकल गया भाई हमारे पास, ठीक। और फिर हमने क्या किया, जिंक या कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। बेटा इसके ऊपर बड़ी बार क्वेश्चन पेपर में आया, क्लियर हो गया। ये प्रीशियस एलिमेंट्स के लिए हाइड्रोमेटलर्जी यूज होती, लाइक सिल्वर के लिए, लाइक गोल्ड के लिए, नोबल एलिमेंट्स के लिए यूज हो जाती है ये। बोलो क्लियर, समझ में आया बेटा जी, ठीक। ये अपने आप में पूरी मेटलर्जी हो गई, अपने आप में पूरा मेटल बाहर निकल आया भाई, हमें रिडक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। अभी जो बाकी मेथड पड़े थे उससे कोई मेटल तो नहीं निकाला, उससे तो हमने सिर्फ क्या किया, अपने ओर की इंप्यूरिटीज को कम किया, मैट्रिक्स को बाहर निकाला, ठीक, और ओर को कंसंट्रेट किया, यानी उसमें ज्यादा मेटल वाला पोर्शन हो गया, मिट्टी विट्टी बाहर निकाल दी हमने धो के, समझ में आई। तो ये आपका ऐसा पार्ट था हाइड्रोमेटलर्जी जो अपने आप में एक तरह संपूर्ण मेटलर्जी है, समझ में आई बात। हालांकि ये भी हम ओर ड्रेसिंग में ही पढ़े हैं, बट ये है लीचिंग ही एक तरह की, है ना, केमिकल सेपरेशन ही तो हुई, बट इसको अलग से नाम दिया गया हाइड्रोमेटलर्जी। तो बेटे फटाफट बोलो ओर ड्रेसिंग के कितने मेथड भाई लोग ने किए, क्लियर हो गए, 6 के 6। अब ओर ड्रेस हो गया है ना, अब ड्रेस होकर के पार्टी पे जा रहा है, अब हम इसको क्या करेंगे, अनड्रेस करेंगे, ठीक, यानी कि इससे मेटल निकाल देंगे, है ना, इसकी परत परत उधेड़ देंगे।
तो पहले इसको कपड़े के साथ थोड़ा मेकअप करना पड़ेगा ताकि इजीली रिड्यूसिबल हो, है ना जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और ड्रेसिंग के आगे क्या करेंगे, चेंजिंग इनटू ऑक्साइड। तीसरा मेथड क्या था बेटा, चेंजिंग इनटू ऑक्साइड। और बेटा जी हम क्यों ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं बोलो, ताकि इजीली रिड्यूस हो जाए। ठीक, अब बेटे इसमें ना दो तरह के मेथड यूज होते हैं चेंजिंग इनटू ऑक्साइड में। ये दो तरह के मेथड कौन से हैं, पहला मेथड जिसको हम प्यार से बोलते हैं रोस्टिंग, रोस्टिंग। ठीक, रोस्टेड मुर्गा तो कभी खाया होगा तुम लोगों ने, है जी। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर। क्या, हीटिंग इन द एक्सेस ऑफ एयर। ठीक है जी, ये रोस्टिंग हो गई। पर क्या कभी कैल्सिनाइज्ड मुर्गा भी खाया, एक होती है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन। बेटा कैल्सिनेशन होता है हीटिंग, वैसे तो बोलते हैं इन द एब्सेंस, पर आपको पता है किसी की एयर के एब्सेंस में कोई चीज जलती नहीं, तो हम लिमिटेड सप्लाई बोले तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमारे को, है ना। इसमें बोलेंगे हीटिंग इन द एब्सेंस, हीटिंग इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हीटिंग इन द एब्सेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, इसको कैल्सिनेशन करते हैं। अब ये दोनों के दोनों एक ही तरह की फर्नेस में किया जाता है जिसको रेवर्बरेटरी फर्नेस का नाम दिया जाता है। अब रेवर्बरेटरी फर्नेस कैसे होती है, हिरन देखा कभी, हिरन है ना, तो हिरन बना लेना है, लेकिन उसकी अगली टांगे काट देनी है और मुंह काट देना है। ठीक है जी, क्लियर। अब हिरन कैसे पता चला, ये यहां पे छेद होंगे, है ना जी, इसको ब्लो होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लो होल। समझ में आई। यहां से हम डालते अपना चार्ज। अभी चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज जो भी हमने रिड्यूस करना है, जो भी चीज हमने रिड्यूस करनी है ना, जिसको अभी तक और बोलते थे, एक नया नाम दे दिया चार्ज, है ना, थोड़ा चार्ज हो जाए शायद। ठीक, और ये ब्लो होल है। ठीक, यहां से बेटा हम हॉट एंड कंप्रेस्ड एयर, हिरन की पूंछ रह गई थी ना, हॉट एंड कंप्रेस एयर मारेंगे यहां से जेट। ठीक है जी, क्लियर। तो यहां से हॉट एंड कंप्रेस्ड एयर की जेट मारेंगे भाई लोग। और ये अगर हमें करनी होगी रोस्टिंग, तो ये सारे जो हिरन के चकत्ते ये छेद है, ब्लो होल्स, इसको हम खुला रखेंगे ताकि सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अंदर जाती रहे। मान लो कैल्सिनेशन करनी है तो भैया हम इनको बंद कर देंगे, एक आधा होल खुला रखेंगे, बाकी बंद कर देंगे, तो कैल्सिनेशन हो जाएगी। समझ में आई बेटा बात। अब इसमें इस तरह से ये रेवर्बरेटरी फर्नेस कहलाती, क्या कहलाती है, रेवर्बरेटरी फर्नेस। भाइयों एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं थोड़ा मॉडर्न आर्ट ही बनाता होता हूं, है ना। और बुक में देखो सर ने कैसा कैसा बनाया था यार, ये कैसा कैसा, अरे ऐसा ऐसा ही है बस। वो थोड़ा बुक में थोड़ा हिरन का पेट ज्यादा बड़ा बनाया होगा नीचे को, ताकि चार्ज ज्यादा आ सके। ठीक, क्लियर। तो ऐसे करके फर्नेस हम करते हैं और ऐसे करके रोस्टिंग कैल्सिनेशन इसमें की जा सकती है। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, इट इज चेंजिंग इनटू ऑक्साइड। बेटा रोस्टिंग कहां होती है और कैल्सिनेशन कहां होती है। देखो बेटे, जिस चीज में ऑक्सीजन नहीं है, जिस चीज में ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्साइड में चेंज करने के लिए ऑक्सीजन डालनी पड़ेगी ना, तो उसकी रोस्टिंग होगी। ठीक, ओर्स डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन और लेस ऑक्सीजन और हैव लेस ऑक्सीजन। ठीक, उनका बेटा लोग हम लोग क्या कर देते हैं, रोस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फाइड्स हो गए,
फॉर एग्जाम्पल जैसे सल्फाइड्स हो गए, है ना जी। अब सल्फाइड्स में हमारे पास ऑक्सीजन थोड़ी भी है, तो हमने उसको रोस्ट किया, ऑक्सीजन के साथ भूना अच्छे से, ताकि उसका क्या बन जाए, ऑक्साइड बन जाए। ठीक है जी। और कैल्सिनेशन, बेटे जिन ओर्स में ऑलरेडी ऑक्सीजन हो तो जरूरी बार की ऑक्सीजन बर्बाद करनी है। ठीक, तो जिसमें ओर्स विच कंटेन ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट्स, बच्चे कार्बोनेट्स में ऑक्सीजन होती कि नहीं होती, है ना, ऑलरेडी होती है। हीट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, फिर भी ऑक्सीजन रह जाएगी। या फिर ऑक्साइड्स, जो पहले से ऑक्साइड है, जैसे अमूना, अभी हमने अल्मोना का नमूना पढ़ा था ना भाई, वो ऑलरेडी ही हमारे पास क्या था, ऑक्साइड था। तो जिसमें ऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्सीजन है, उसको ऑक्सीजन बाहर से देने की जरूरत ही क्या है। ठीक है जी, क्लियर। अब बेटे ये जिसमें अगर आपको पूछे किसकी रोस्टिंग हो सकती है, नीचे देखना कि किसमें ऑक्सीजन नहीं है, यह बहुत ही कम है। पहली बात तो जिसमें नहीं है वो तो पक्का है ना। अगर मान लो ऑक्सीजन वाले हैं तो जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक, और रही बात अगर बोले किसकी कैल्सिनेशन होगी, तो बेटा देख लेना जिसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी हो, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, नाइट्रेट्स हो गए, या फिर आपके ऑक्साइड्स हो गए, उस सब में क्या होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी है, तो बाहर से ऑक्सीजन नहीं डालेंगे, कैल्सिनेशन कर देंगे। अब इन दोनों प्रोसेस का फायदा क्या होगा, देखो बेटा इन दोनों प्रोसेस का पहला फायदा, अब हम पढ़ेंगे इसके दोनों प्रोसेसेस के फायदे क्या हुए। पहला फायदा, ये ओर इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, ओर इज चेंज्ड इनटू ऑक्साइड, जो कि मेन हम इस पर्पस से कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मान लो कोई सल्फाइड था, है ना जी, मान लो Ag2SC था, सल्फाइड था। ठीक है जी, अभी मैंने क्या किया, इसको तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया होगा, तो मेरे पास Ag2O बन गया होगा और सल्फर डाइऑक्साइड उड़ी उड़ी होगी। ये तो रोस्टिंग हो गई। मान लो मेरे पास जी अल्मोना का नमूना था, उसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी थी, तो सीधे कैल्सिनेशन कर दी, वो तो ऑक्साइड पहले से था। पर कोई कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट M2CO3 ना MCO3, कुछ मर्जी ले लो यार, MCO3 कोई मेटल का कार्बोनेट था, हीट किया तो मेटल का ऑक्साइड रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ी उड़ी हो गई, तो ऑक्साइड में तो चेंज होगा ही होगा। ठीक, ये पहला पर्पस था जिसके लिए हमने इसको किया था। लेकिन दूसरा पर्पस इससे सॉल्व हुआ, मॉइस्चर इज रिमूव्ड, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। अभी पहले हमने इसको बहुत गीला विला किया था यार, है ना भाई, इसे कपड़े काफी गीले थे, क्यों, कभी पानी से नला देते थे, कभी पानी में डाल देते थे, कभी पानी से बाहर निकालते थे, कई सारे काम किए थे इनके ऊपर हमने। तो बेटा अगर कोई मॉइस्चर होगा रिमूव हो जाएगा। अब मॉइस्चर होने से नुकसान क्या था, बेटा मॉइस्चर होने से एक तो बॉन्ड्स बड़े स्ट्रांग होते हैं और फिर उसको तोड़ना मुश्किल होता है भाई। दूसरा बात, जब मॉइस्चर उड़ेगा तो जहां जहां से मॉइस्चर उड़ेगा वहां पोर्स बन जाएंगे, तो पोरस भी हो जाएगा। ठीक, क्लियर। और पोरस होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, रिएक्शन फास्ट। ठीक, दूसरी बात, जो इंप्यूरिटीज वॉलेटाइल ऑक्साइड बना सकती हैं वो उड़ जाएंगी भाई। impurities which can form volatile oxides are removed। जैसे मान लो किसी में सल्फर की इंप्यूरिटी थी, तो भैया सल्फर जो था ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड उड़ी उड़ी हो गया भाई। किसी में कार्बन की इंप्यूरिटी थी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी उड़ी उड़ी हो गया। किसी में फास्फोरस की इंप्यूरिटी थी, फास्फोरस प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस P2O5, वो भी उड़ी उड़ी हो गया। समझने मेरी बात, है ना। तो जो वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाने वाली इंप्यूरिटीज हैं, ठीक, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ठीक, या फिर फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसी इंप्यूरिटीज जो ऑक्साइड बनाती हैं वो ऑक्साइड बढ़ा के उड़ जाएंगी भाई, है ना।
तो वो इंप्योरिटीज भी खत्म हो जाएंगी। अगली बात, ऑर्गेनिक मैटर इफ एनी विल डिस्ट्रॉय, ऑर्गेनिक मैटर इफ एनी विल बी डिस्ट्रॉयड। आप धरती से चीज को निकाल रहे भैया, उसके अंदर काई वाई हो सकती है कि नहीं? ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है ना यार। वो ऑर्गेनिक मैटर अगर होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं तो और के साथ वो भी मिलना था हमारे को भाई, मेटल के साथ वो भी मिलना था, वो भी नहीं मिलेगा, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? अगली बात, इन सब से सबसे बड़ी बात, और बिकम्स पोरस, और बिकम्स पोरस। पोरस होने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है ना, और रिएक्शन फास्ट होना शुरू हो जाता है। तो मजे की बात, और पोरस भी हो गया, तो काम एक किया, फायदे अनेक उठाए, ऑक्साइड में भी चेंज किया, ठीक है जी, वॉलेटाइल ऑक्साइड बनाने वाली इंप्यूरिटीज भी निकाल दी, ठीक है, और मैटर जो ऑर्गेनिक मैटर था वो भी खत्म हो गया, मॉइस्चर भी चला गया, और पोरस भी हो गया, वर्केबल भी ज्यादा हो गया। ये सब कहानी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन दोनों से होगी, पर हमने ऑक्साइड बना दिया। क्लियर? अब हमारे पास आता अगला प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। अब हमने रिडक्शन करनी है जी, ठीक, रिडक्शन टू मेटल, रिडक्शन टू मेटल, ठीक, रिडक्शन टू मेटल, चू चू नहीं करना है। अब मेटल तक रिडक्शन करने के कई सारे मेथड होते हैं बेटा, ठीक है जी। देखो बेटा, रिडक्शन टू मेटल, अब रिडक्शन टू मेटल के कई मेथड है, और बेटे इसी में आगे जाके हम पढ़ेंगे एलिंगम डायग्राम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेसिक चीज ही इसमें एलिंगम डायग्राम्स होती है, ठीक, वो करवाऊंगा मैं। रिडक्शन टू मेटल्स, देखो बेटा, रिडक्शन टू मेटल्स में कई सारे मेथड में सबसे पहले डायरेक्ट रिडक्शन विद हाइड्रोजन, डायरेक्ट रिडक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे टंगस्टन का ऑक्साइड होता है, ठीक, दैट इज WO3, इसको डायरेक्टली हाइड्रोजन से ही रिड्यूस कर देते हैं बेटा, टंगस्टन अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है बेटा, ठीक है जी। तो सीधे डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिड्यूस कर मारा हमने, ठीक है जी। पर प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन के साथ रिडक्शन करना खतरनाक है, फोटो पे हार भी चढ़ सकता है, एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव। एक तो इसमें ऑक्साइड वो लेने हैं वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स, क्या लेने हैं? वेरी स्टेबल ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड जिनको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक, और जिससे एक्सप्लोजन के चांसेस ना हो। अगर लेस स्टेबल होगा, ऑक्सीजन फटाफट बाहर से आएगा और हाइड्रोजन का जल्दी रिएक्ट करेगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा। जो स्टेबल ऑक्साइड होगा वो आसानी से एक्सप्लोजन नहीं होने देगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस वजह से बेटे ये सिर्फ वहीं पे यूज हो सकता है जहां पे हमारे पास क्या हो, कोई स्टेबल ऑक्साइड्स हो, जैसे टंगस्टन वगैरह के ऑक्साइड हो, ठीक, उसमें हम रिडक्शन विद हाइड्रोजन कर लेते हैं। लेकिन अगली बात आती है रिडक्शन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, रिडक्शन with more electropositive elements। बेटा प्लीज अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे तुम्हें पढ़ा रहा हूं एल्यूमिनोथर्मी। क्या पढ़ा रहा हूं? एल्यूमिनोथर्मी। एक चीज भूल गया था, मैं दोबारा वापस एक चीज बता देता हूं तुम्हारे को यार, हाइड्रोमेटलर्जी का नाम बताना भूल गया था भाई, है ना। हाइड्रोमेटलर्जी का जो नाम है ना, ये लिख लेना भाई, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस।
है ना बेटा। एक्चुअली नाम छोटा ही, इसको कई लोग मैकआर्थर प्रोसेस बोलते हैं, कई लोग साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, कई लोग फॉरेस्ट प्रोसेस बोलते हैं, मैंने तीनों जोड़ दिए। ठीक, तो मेरा नाम थोड़ा बड़ा हो गया, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। ये हाइड्रोमेटलर्जी का नाम था बेटा, वो मैं भूल गया था, अचानक एक नाम आ गया आगे ना, तो फिर दिमाग में आ गया। अब रिडक्शन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बेटा इसमें हम करेंगे एल्म्यूनोथर्मी। एल्म्यूनोथर्मी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एल्म्यूनोथर्मी, इसको बेटे एल्म्यूनोथर्मी को गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस भी बोलते हैं। गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जनरली जो रेल्स होती ना, रेल समझते क्या होती है? रेलगाड़ी नहीं हुए, रेल, रेल होती पटरी। हाँ जी, ये पटरी यहां से क्रैक हो गई, हाँ जी, अब इसके ऊपर रेल पलट सकती है भाई। ठीक, तो इसकी वेल्डिंग के लिए यही प्रोसेस यूज होता है, गोल्डस्मिथ थर्माइट वेल्डिंग भी इसको बोलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान इधर देना सारे बच्चे, मैंने कहा इधर उधर देखना नहीं बिल्कुल भी। एक पोर्सिलेन का वेसल लेंगे। पोर्सिलेन समझते? पोर्सिलेन, पोर्सिलेन वेसल, पोर्सिलेन क्रूसिबल। पोर्सिलेन होता बेटा चाइना मिट्टी, समझते? चीनी मिट्टी, जिसके कप वप बने होते हैं यार, है ना, वो WCs बनती है ना भाई, समझते हो, है ना, कबोर्ड वगैरह बनते हैं जिसके, है ना, बेसिन वगैरह बनते हैं जिसके। ठीक, तो पोर्सिलेन का क्रूसिबल ले लिया, यहां पे होता है एक टैपिंग होल। ठीक है जी, इस टैपिंग होल के ऊपर हम यहां डालते हैं चार्ज। जैसे मान लो हमें आयरन का ऑक्साइड, जनरली क्योंकि हम रेल को जोड़ रहे हैं, ठीक, तो आयरन का ऑक्साइड, हम इसमें आयरन यूज करेंगे। तो हमने यहां चार्ज क्या लिया, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, साथ में अल्मोनियम। यहां पे यूज कौन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट विच इज अल्मोनियम। अल्मोनियम को यूज कर रहे हैं, समझ में आई? अल्मोनियम हियर इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटे इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि अल्मोनियम कैसे वर्क करता है, सोल्डरिंग एजेंट एटसेट्रा, नाम बड़े मजेदार होते हैं, बच्चा उसमें कंफ्यूज है, हाँ भी सोल्डरिंग हो सकता है, नहीं भाई, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, अब इसके ऊपर ना यहां पे फ्लोर स्पार की इंसुलेशन की जाती है। किसकी? फ्लोर स्पार का पाउडर डाल दिया जाता है। फ्लोर स्पार होता है कैल्शियम फ्लोराइड, इससे इंसुलेशन करते हैं ताकि हीट बाहर ना निकले। समझ में आई मेरी बात? बेटे अंदर ना हम इसमें रखते हैं एक बेरियम परऑक्साइड और मैग्नीशियम का लंप, मैग्नीशियम प्लस बेरियम परऑक्साइड का लंप। ठीक है जी, ये हम रखेंगे, बेरियम प्लस बेरियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम का लंप, और इसको एक मैग्नीशियम रिबन से जोड़ देंगे। ठीक है जी बेटा, याद रखना मैग्नीशियम मजनू, ऑक्सीजन उसकी लैला है, ये हमेशा याद रखना। मैग्नीशियम ऐसा बदतमीज किसी के पास ऑक्सीजन नहीं छोड़ता। ठीक है, जैसे देखो बेटा, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सटिंग्विशर, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। है भाई, +1 में बताया था आपको कि मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों भैया, लैला को लेगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन को ठुड्डा मारता। चलो समझ में आई बात? सल्फर डाइऑक्साइड इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो। क्या करता है, ऑक्सीजन लेता भाई, सल्फर को ठुड्डा मारता है। मैग्नीशियम को कहीं ऑक्सीजन दिखाई दे, उससे ऑक्सीजन खा जाएगा, दूसरी चीज को बाहर फेंक देगा। समझ में आई मेरी बात? तो मैग्नीशियम अगर मजनू है, ऑक्सीजन उसकी लैला है, तो जहां ऑक्सीजन दिखेगी वो लेगा ही लेगा। और इवन नाइट्रोजन इज नॉट अ सपोर्टर, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो।
और बनाता Mg3N2, लेना नहीं तो उसकी बहन ही सही, ठीक, नाइट्रोजन, ठीक, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो बहनें एटमॉस्फेयर में रहती ना भाई, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ऐसी की तैसी नाइट्रोजन ही सही। तो कहने का मतलब मैग्नीशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो फिलहाल हमने यहां मैग्नीशियम बेरियम परऑक्साइड के साथ डाला था, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब इसको मैंने यहां से जलाया होगा मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन में लगी आग, ठीक, अंदर पहुंची, मैग्नीशियम और बेरियम परऑक्साइड में लड़ाई होगी लैला को लेके, तो मैग्नीशियम ने इससे अपनी लैला छीन ली, ठीक है जी, और बेरियम को मारा ठुड्डा, ठीक है जी। रिएक्शन इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव था, इतना पंगा, इतने लड़ाई हुई, झगड़े हुए, इधर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, सारा कुछ मेल्ट कर गया, ठीक, ये सारा कुछ मेल्ट कर गया। मेल्ट करते ही ये दोनों भी आपस में रिएक्ट किए, अल्युमिनियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये ऑक्सीजन को ले लेगा और आयरन बेचारा देखता रह जाएगा। अब आयरन हैवी है कि नहीं, तो आयरन नीचे इकट्ठा हो जाएगा, मोल्टन आयरन नीचे इकट्ठा हो जाएगा, मोल्टन आयरन नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और ऊपर ये Al2O3 रहेगा। हम टैपिंग होल को खोलेंगे और इससे ऐसे मोल्टन आयरन नीचे गिरेगा, ठीक, और क्रैक जो होगा भर जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे इस मेथड को अल्मोनोथर्मी या गोल्डस्मिथ थर्माइट वेल्डिंग का नाम देते हैं। समझ में आई बेटा बात? अरे क्लियर हुआ? तो ऐसे करके हमने एक क्रूसिबल लिया, किसका लिया? पोर्सिलेन का क्रूसिबल, और उस क्रूसिबल के अंदर हमने क्या रखा? आयरन का ऑक्साइड प्लस अल्मुनियम, वो आप इसको बोलते हैं चार्ज, क्या बोलते हैं? चार्ज। इस चार्ज को यहां रखा, मैग्नीशियम बेरियम परऑक्साइड का लंप रखा, ऊपर फ्लोर स्पार से कवरिंग कर दी ताकि हीट बाहर ना जाने पाए, ताकि अंदर सब कुछ मेल्ट कर जाए। और ये रिएक्शन से हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बनेगा तो हीट रिलीज होगी, उससे सारा कुछ मेल्ट कर जाएगा, ये रिएक्ट भी हो जाएगा, आयरन मेल्ट होकर के नीचे आ जाएगा, भैया नीचे इकट्ठा कर लो, ऊपर अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ऐसे अल्युमिनियम से हमने आयरन को क्या कर दिया? रिड्यूस कर दिया आयरन ऑक्साइड को। ऐसे हम किसी भी ऑक्साइड को कर सकते थे। अल्युमिनियम इज क्वाइट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? तो इसको गोल्डस्मिथ थर्माइट वेल्डिंग बोल देते हैं, गोल्डस्मिथ थर्माइट प्रोसेस बोल देते हैं, अल्मुनोथर्मी बोल देते हैं। बोलो समझ में आया? यस और नो? बेटा अगर मैग्नीशियम यूज करें इसकी जगह तो उसको क्रोल्स प्रोसेस बोलते हैं। मैग्नीशियम यूज करें तो उसको क्रोल्स प्रोसेस बोला जाता है, क्रोल्स प्रोसेस। ठीक है दोस्तों? अल्युमिनियम, बेटा यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या यूज हो रहा है? अल्युमिनियम, ठीक। तो हमने बोला मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिडक्शन करनी है, तो अल्युमिनियम के साथ करी। समझ में आया? और अगर बेटे अल्युमिनियम नहीं तो किसका कर ली? मैग्नीशियम क्या कर ली। ठीक है जी, वो क्रोल्स प्रोसेस हो गया। उम्मीद करता हूं आपको इस बात समझ में आई होगी। ठीक, तो बेटा ये थी रिडक्शन विद मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक बेटे, टेस्ट विल बी नेक्स्ट। ठीक, अभी लग जाएगा घंटा 1.5 घंटा, ठीक, और लग जाएगा, कोई बात नहीं बेटा, जड़ तो नहीं काटनी ना, है ना, आराम से करना है। तो आपको जितना मैंने करवाया वो आप कर लेना, उसके बाद अगला पार्ट मैं अगली बार करवाता हूं। अभी रिडक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट वाली स्मेल्टिंग वो बची है। क्यों? सैटरडे को ट्यूसडे है, सॉरी सैटरडे है, छुट्टी है, तो उस दिन को लेक्चर तो ना भेजूंगी। चलो कोई बात नहीं, अपन देखो एक ना, चलो एनी हाउ, तो इसको आगे शुरू करेंगे बाद में।